हेलो गाइस, वेलकम टू द हिंदू एनालिसिस। 18 नवंबर है आज और हम करेंगे द हिंदू का एनालिसिस। आप लोग सब कैसे हैं? कमेंट्स में ज़रूर बताना, चैट्स में ज़रूर बताना। एंड चलिए स्टार्ट करते हैं आज के एनालिसिस के साथ। आज का एनालिसिस बहुत ही छोटा सा एनालिसिस है, तो बड़े मज़े से करेंगे, बट जल्दी जल्दी से कर ख़त्म करेंगे। टनल रेस्क्यू वर्क चल रहा है उत्तर काशी में। वहाँ पे टनल बन रही थी और वो कोलैप्स हो गई। वहाँ पे 40 वर्कर्स जो हैं फंसे हुए हैं इस टनल के अंदर, उत्तर काशी के अंदर। ठीक है, तो ये वर्क चल रहा है। आगे की न्यूज़ में देखेंगे अगर नोट डाउन करना है या नहीं करना। उसके बाद हमने आर्टिकल 200 तो पढ़ा ही, जिसके अंदर गवर्नर के पास क्या ऑप्शंस होती हैं जब जो बिल है गवर्नर रिसीव कर लेता है। तो ये वाला डायग्राम आपने मेरे वीडियोस में बहुत बार देखा होगा लेक्चर्स में, कि जो एक बिल होता है वो होता है प्रपोज्ड लॉ। कि लॉ जो है कुछ ऐसा, किसी भी चीज़ पे लॉ ऐसा सा होना चाहिए, और वो बिल पे डिस्कशन होती है, स्टेट लेजिस्लेचर में वोटिंग होती है, और फिर जब वो बिल पास हो जाता है, ठीक है, तो वो बिल पास होने के बाद कहाँ पे पहुँच जाता है? गवर्नर के पास। अब यहाँ पे गवर्नर का जो आर्टिकल 200 है वो हमने पढ़ा था कि गवर्नर के पास डिफरेंट ऑप्शंस होती हैं। और वो क्या ऑप्शंस होती हैं? गवर्नर के पास जो ऑप्शंस होती हैं, या तो गवर्नर जो है उस बिल को, यहाँ पर आर्टिकल 200 के बारे में बात करी हुई है और मैं दोबारा से आर्टिकल 200 लिख रही हूँ, बट आपको लिखने की जरूरत नहीं, जो पहले लिखा हुआ है उसी के अंदर आप नोट्स बनाएंगे। आर्टिकल 200 के अंदर जो हमारे पास वेरी फर्स्ट ऑप्शन होती है वो क्या है? ग्रांट एसेंट की। जो बिल आया, ठीक है, डिस्कशन होकर उसको एसेंट ग्रांट कर दिया जाए। बाय एसेंट वी मीन अप्रूवल, ठीक है ना, कि एसेंट ग्रांट कर दिया जाए ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। द गवर्नर इज एम्पावर्ड टू ग्रांट एसेंट। विद होल्ड एसेंट, सेकेंड जो ऑप्शन है वो क्या है? कि आप विद होल्ड कर ले एसेंट, मतलब उस बिल को ना तो वापस भेजें ना ही अप्रूव करें, बल्कि अपने पास रख लें, उसको कहते हैं विद होल्ड। और थर्ड इज और रिजर्व अ बिल फॉर कंसिडरेशन, या फिर वो रिजर्व कर सकते हैं, रिजर्व द बिल फॉर कंसिडरेशन, रिजर्व बिल फॉर कंसिडरेशन बाय द प्रेसिडेंट। ठीक है, एंड द फोर्थ ऑप्शन इज रिटर्न द बिल, कि जो बिल है उसको आप रिटर्न कर दें। राइट, तो यहाँ पे जो आर्टिकल 200 है उसके अंदर गवर्नर के पास क्या ऑप्शंस है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। कि एसेंट ग्रांट कर सकते हैं, मतलब अप्रूवल ग्रांट कर सकते हैं, आप एसेंट को विद होल्ड कर सकते हैं गवर्नर, ठीक है, आप जो है बिल प्रेसिडेंट को भेज सकते हैं, या फिर आप रिटर्न कर सकते हैं। ठीक है, ये चार ऑप्शंस गवर्नर के पास होती हैं। ये हमने पहले भी डिस्कस करी हैं, ये आपको पता होना चाहिए। आर्टिकल 200 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल। ठीक है, अब यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं एक बार फटाफट से पढ़ लेते हैं। तमिलनाडु के गवर्नर RN रवि जो हैं उन्होंने विदहेल्ड कर रखा है एसेंट, मतलब ना तो वो रिटर्न कर रहे हैं ना वो बिल को अप्रूव कर रहे हैं। फॉर सर्टेन बिल्स पास बाय लेजिस्लेटिव असेंबली एंड हैज नॉट रिटर्न देम टू द लेजिस्लेचर और द गवर्नमेंट फॉर रिकंसिडरेशन। टेक्निकली देयरफॉर दीज बिल्स कैन नॉट बी रीअडॉप्टेड बाय द हाउस। अब जो बिल पे मतलब वो बैठे हैं, ये वाली ऑप्शन का उन्होंने वो कर लिया है कि विद होल्ड कर लिया एसेंट, तो अब वो दोबारा से मतलब बिल जो है वो लेकर आएंगे तमिलनाडु वाले। और जिसके अंदर हमने कल भी डिस्कस किया था कि स्टेट यूनिवर्सिटीज के जो चांसलर हैं वो कौन होते हैं? गवर्नर होते हैं। उसके अंदर गवर्नर को रिप्लेस कर दिया जाएगा, ठीक है ना। इनेबल द चीफ मिनिस्टर टू टेक ओवर द रोल ऑफ चांसलर रिप्लेसिंग द गवर्नर। यहाँ पे स्टेट यूनिवर्सिटीज के चांसलर कौन बन जाएंगे तमिलनाडु में अगर ये बिल पास हो जाता है? चीफ मिनिस्टर बन जाएंगे इंस्टेड ऑफ द गवर्नर। ओके, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए आगे चलेंगे, इसकी डिस्कशन हम दोबारा से बहुत बार कर चुके हैं। हाईकोर्ट क्वैशेस हरियाणा 75% लोकल कोटा इन प्राइवेट सेक्टर। तो पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट लिखेंगे, हेडिंग पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट, Punjab and Haryana High Court quashed the Haryana government's law guaranteeing 75% reservation in private sector jobs। अब देखिए, जो रिजर्वेशन होते हैं, ठीक है, वो मोस्टली हम देखते हैं कि स्टेट के अंदर होते हैं, कि स्टेट की जॉब्स के अंदर रिजर्वेशन है। बट यहाँ पर हरियाणा ने क्या किया, उन्होंने कहा कि 75% कोटा जो है, 75% जो कोटा है वो कौन सी जॉब्स में रखेंगे? प्राइवेट जॉब्स के अंदर भी रखेंगे, प्राइवेट सेक्टर के अंदर। किसके लिए रखेंगे? जो रेजिडेंट्स ऑफ हरियाणा स्टेट है उनके लिए। बट ये वाला जो ऑर्डर है वो क्वैश कर दिया है, मतलब ये नो मोर एप्लीकेबल हो गया है। ये जो गवर्नमेंट का ऑर्डर है ये नो मोर
एप्लीकेबल हो गया है। क्या हो गया? ये नो मोर एप्लीकेबल जो है ये ऑर्डर हो गया है। ठीक है, अब इसमें आगे चलेंगे तो पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ऑन फ्राइडे क्वैश्ड द हरियाणा गवर्नमेंट्स लॉ गारंटिंग 75% रिजर्वेशन इन प्राइवेट सेक्टर जॉब्स फॉर रेजिडेंट्स ऑफ स्टेट। द डोमिसाइल कोटा was a promise made by जननायक जनता पार्टी। तो एक वहाँ की रीजनल पार्टी है हरियाणा की, उन्होंने 2019 में ये डोमिसाइल कोटा देने का वादा किया था। डोमिसाइल क्या होता है कि आप कुछ रिक्वायरमेंट्स पूरी करते हो तो आप स्टेट के रेजिडेंट बन जाते हो। वैसे आप रेजिडेंट हो, बट वो रेजिडेंट जब आप मिल जाते हो, बन जाते हो एक स्टेट के, डोमिसाइल होल्डर बन जाते हो, वो डॉक्यूमेंट आपको मिल जाता है, तो आपको उसके बेसिस पे कुछ बेनिफिट्स मिलते हैं। ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पर ये बिल का नाम क्या था ये लिख लेते हैं। इसका नाम था द हरियाणा स्टेट employment of local candidates एक्ट 2020। ठीक है ना। अब यहां पर एक क्या था, 75% कोटा फॉर जॉब्स पेइंग लेस देन ₹30,000 per month। ठीक है ना। द गवर्नमेंट ओरिजिनली सेट द रिजर्वेशन वुड अप्लाई टू, तो उन्होंने कहा था 50,000 वाली जॉब्स पे लगेगा, बट अब 30,000 कि अगर लेस देन 30,000 आपकी इनकम है, ठीक है ना, कोई जॉब है जिसमें आप लेस देन 30,000 दे रहे हो, तो आपको वो प्राइवेट सेक्टर में 75% ऐसी जॉब्स जो हैं वो लोकल रेजिडेंट्स के लिए रिजर्व करनी होंगी। उसके बाद चलते हैं कि जो मीटिंग चल रही है एपेक की, ठीक है ना, एपेक की मीटिंग में यूएस के प्रेसिडेंट जो बाइडन और चाइना के प्रेसिडेंट जी जिनपिंग मिले, जहां पर इनका ताइवान वाले इशू पे अग्रीमेंट नहीं हुआ, बल्कि मिलिट्री जो रिलेटेड डिस्कशंस है वो इनकी हुई और उस पर अग्री भी करे। ताइवान वाला इशू जो है वो हमने कल डिस्कस कर दिया था, तो मैं दोबारा डिस्कस नहीं करूंगी, और जो एपेक वाला पॉइंट है वो हम अभी आगे जाके डिस्कस करेंगे। यूएस विल नेक्स्ट ईयर गो इनटू इलेक्शन मोड अहेड ऑफ पोल्स इन। तो यूएस में इलेक्शंस कब है? यूएस में इलेक्शंस जो हैं वो नवंबर 2024 के अंदर हैं। ये आपको पता होना चाहिए, दिस इज अ इम्पॉर्टेंट न्यूज। ठीक है, आगे चलेंगे। अब यहाँ पर बात हो रही है कैंप डेविड अग्रीमेंट की, जिसके थ्रू इजिप्ट और इजराइल के बीच में पीस अग्रीमेंट हुआ था जो, तो यहां पे हम इजराइल लिख लेंगे, और नहीं, रेड से लिखेंगे। चलिए इजराइल लिख लेंगे, ठीक है, रेड से इजराइल लिख लेंगे। और यहां पर हम सबसे पहली चीज जो मेंशन करेंगे वो करेंगे कैंप डेविड अग्रीमेंट। कैंप डेविड अग्रीमेंट, ठीक है, कैंप डेविड अग्रीमेंट। तो यहां पर हमारा जो सबसे पहला पॉइंटर होगा, दैट इज ए पॉइंट, ये होगा पीस अग्रीमेंट बिटवीन इजराइल एंड इजिप्ट। ठीक है ना। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है जॉर्डन एंड इजराइल पीस ट्रीटी साइंड इन 1993। और तीसरा जो अग्रीमेंट साइन हुआ वो हुआ अब्राहम अकॉर्ड्स। अब्राहम अकॉर्ड्स किसने साइन करवाया था ये मैं आपको बताऊंगी। यूनाइटेड नेशंस ने करवाया था। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका मीडिएटेड द अग्रीमेंट, द पीस अग्रीमेंट between in 2020 between United Arab Emirates, Bahrain and Morocco। ठीक है, एंड इजराइल। ये इन्होंने इजराइल के साथ पीसफुल अग्रीमेंट साइन किया था। और ऑर्डर क्या कह रहे हैं कि तब ये पैलेस्टीन वाले इशू के बारे में भूल गए, विच इज नॉट राइट। तो ये इजराइल के अग्रीमेंट्स हैं, इनके जो ईयर्स हैं दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है ना, ये 1978 का है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इनके जो ईयर्स हैं आपको पता होने चाहिए, और किस किस के बीच में एग्रीमेंट्स हुए ये भी आपको पता होने चाहिए, किसने मीडिएट करवाया है। ये अब्राहम अकॉर्ड्स हैं, ठीक है, और जॉर्डन इजराइल पीस ट्रीटी 1993 में हुई, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये देखो कितने सुंदर नोट्स लग रहे हैं। आई होप आपके भी इतने सुंदर नोट्स बन रहे होंगे। सुंदर से ज्यादा रिवीजन करनी ज्यादा जरूरी रहती है। मोदी वार्न्स अगेंस्ट डीप फेक्स, आस्क्स मीडिया टू बी ऑन गार्ड।
तो यहाँ पे किसके बारे में बात हो रही है? डीप फेक्स के बारे में बात हो रही है, ठीक है। डीप फेक कौन सा ज्यादा न्यूज में आया? डीप फेक जो सबसे ज्यादा न्यूज में आया वो आया रश्मिका मंदाना का। कौन सा वाला न्यूज में आया? रश्मिका मंदाना का सबसे ज्यादा न्यूज में आया, जिसके अंदर उनकी फेस हटा करके वीडियो के अंदर किसी और का फेस डाल दिया गया, मतलब किसी और का फेस हटा के उनका डाल दिया गया, जो कि एक एक्टर है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करते हुए ये किया गया, ठीक है ना। तो इनका नाम थोड़ा याद रखना है, रश्मिका मंदाना, ठीक है ना। रश्मिका मंदाना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे आईपीएस ऑफिसर आलोक शर्मा अपॉइंटेड एज द न्यू एसपीजी चीफ। तो यहाँ पे लिखेंगे आलोक शर्मा अपॉइंटेड डायरेक्टर ऑफ स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप, दैट इज एसपीजी, ठीक है ना। अब ये कौन सा, ये आलोक शर्मा बन गए, एसपीजी बन गए हैं, ठीक है जी। अब यहाँ पे जो पॉइंट बनेगा वो क्या बनेगा? टास्क ऑफ, मेन टास्क है टास्क ऑफ इंटरेस्टेड, ये लिख देते हैं। इनको ये क्या करते हैं? इंटरेस्टेड विद द टास्क ऑफ प्रोवाइडिंग सिक्योरिटी टू द प्राइम मिनिस्टर। इनका काम क्या है? सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है। तो स्पेशल जो आपकी ये क्या बन गए? डायरेक्टर ऑफ स्पेशल प्रोटेक्शन फोर्स। जो स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप है, नॉट फोर्स, ग्रुप है, वो क्या प्रोवाइड करता है? प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। किसको? प्रोवाइडिंग सिक्योरिटी टू द प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे चलते हैं। इंडिया हैज अ क्रिटिकल रोल इन दुबई क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस। देखिए दुबई क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस जो है, इसमें से क्वेश्चन आता ही आता है। ये मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। यहाँ से या तो ये क्वेश्चन पूछेंगे कौन सा एडिशन हुआ, सीओपी की फुल फॉर्म क्या है, यूएनएफसी से सी की क्या फुल फॉर्म है, ये सब क्वेश्चंस पूछेंगे, या कहाँ पर हो रही है ये पूछेंगे। तो चलिए आइए यहाँ पे नोट्स बनाते हैं। तो लिखते हैं 28th एडिशन ऑफ कोप। क्या नोट्स बना रहे हैं? 28th एडिशन ऑफ कोप। यहाँ पे हमारा जो सबसे पहला पॉइंट बनेगा, द वेरी फर्स्ट पॉइंट बनेगा, वो है कोप की फुल फॉर्म, दैट इज कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। व्हाट इज द फुल फॉर्म? कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, ठीक है। ये कहाँ पर होती है? ये दुबई में होती है जी। ये कहाँ पर होती है? ये दुबई में होती है, ठीक है ना। नाउ यहाँ पर हेड्स ऑफ स्टेट्स, बिजनेस डेलीगेशन, जो ये सब कुछ मिलते हैं, और इनका क्या है? कॉन्फ्रेंस टू नेगोशिएट एनुअली held conference to negotiate responsibility for keeping global temperatures from rising above 1.5 डिग्री सेल्सियस। अब देखो यार, ये होती क्यों है? कोप है क्या? कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज है, जिसमें क्लाइमेट चेंज का जो इशू है वो सबसे ज्यादा डिस्कस किया जाता है, ठीक है। जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जो अर्थ का टेम्परेचर जो है वो बढ़ रहा है, उसके बारे में, कि जो अर्थ का टेम्परेचर है वो इतने तक ही सीमित रहे, मैक्सिमम बढ़े तो 2 डिग्री सेल्सियस तक बढ़े। यहाँ पर आ जाता है पेरिस अग्रीमेंट 2015, ठीक है। ये ही था पेरिस अग्रीमेंट 2015 के लिए। ये एनुअली मिलते हैं, जहां टर्म एनुअली मिलते हैं मतलब हर साल, एवरी ईयर, दे मीट एवरी ईयर, ठीक है जी। तो यहाँ पर जो हमारा थर्ड पॉइंट बनेगा, अब यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं? इस बार के प्रेसिडेंट कौन है? हमने एक पॉइंट बहुत अच्छे से डिस्कस कर लिया कि ये दुबई में होने वाली है, बट इस बार जो प्रेसिडेंट है वो कौन है? इस कोप के जो प्रेसिडेंट है उनका नाम लिखेंगे। प्रेसिडेंट है, देखिए ये बहुत ज्यादा फेमस हो रखे हैं, सुल्तान अल जबेर। सुल्तान अल जबेर। जब हम सुल्तान अल जबेर के बारे में बात करते हैं, तो जो ये सुल्तान अल जबेर हैं, ठीक है, ये कौन है? हु इज ही? वाई इज ही द टॉक ऑफ द टाउन? क्यों इनके बारे में इतनी बातें हो रही हैं? तो ए पॉइंट ये बनेगा, हेड ऑफ वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ऑयल कंपनी, ठीक है, जो है अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी। अब
देखिए यहाँ पर सबको पता है, अगर नहीं पता तो मैं आपको बता रही हूँ, हम सबको पता है कि टेम्परेचर क्यों बढ़ रहा है, अर्थ के अंदर टेम्परेचर क्यों बढ़ रहा है, बिकॉज ऑफ पोल्यूशन। ठीक है ना। अब ये इंसान सुल्तान अल जबैर अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी क्या हो गई, फॉसिल फ्यूल हो गया। एंड फॉसिल फ्यूल इज द मेन रीजन फॉर ग्रीन हाउस गैस एमिशंस किसकी वजह से हो रही हैं, फॉसिल फ्यूल्स की वजह से हो रही हैं। फॉसिल फ्यूल्स का मतलब क्या होता है, हमारा पेट्रोल, डीजल, कोल, ये सब है। ठीक है। और इनकी वजह से ग्रीन हाउस गैसेस हैं और इनकी वजह से ही पॉल्यूशन हो रहा है। ये बात हमें क्लैरिटी है या नहीं? इन द कॉमेंट सेक्शन एवरीबडी, यस और नो। हमें क्लैरिटी है ग्रीन हाउस गैसेस, CO2 मेजर, ठीक है, इनकी वजह से पॉल्यूशन हो रहा है। अब ये तो नहीं चाहेगा ना कि बंद हो जाए धंधा इसका, ये चाहेगा कि इसका धंधा बंद हो जाए, इसका बिजनेस बंद हो जाए, अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी के जो हेड है। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं दैट ही वुड एज को प्रेसिडेंट बी लेस इंक्लाइन टू पुश द वर्ल्ड अवे फ्रॉम फॉसिल फ्यूल्स। ये तो हमेशा जब मीटिंग होती है बात ही होती है कि कैसे फॉसिल फ्यूल से दूर जा सके, बट ये जो है ये तो नहीं जाने देंगे दूर। ठीक है ना। he will be less inclined to push the world away from fossil fuels। ठीक है। तभी ही इज बीइंग क्रिटिसाइज्ड। समझ में आ रहा है? यस लिख दो इन द कमेंट सेक्शन। तो ये जो है हमें पता होना चाहिए। उसके बाद द को प्रेसिडेंट्स रोल इन नेगोशिएशन वुड बी टू गेट ऑल कंट्रीज टू डू मोर देन व्हाट दे हैव कमिटेड। क्या रोल होगा प्रेसिडेंट का? जो कमिट किया है कि हम इतना पॉल्यूशन कम कर देंगे, हम इतना जो हमारा एमिशन है वो कम कर देंगे, उससे ज्यादा पे कमिट करवा सके, ये रोल है प्रेसिडेंट। द करंट ट्रैजेक्टरी सजेस्टेड 43% मोर एमिशंस। ठीक है ना। अब यहाँ पर हम लिखेंगे करंट ट्रैजेक्टरी, लिखेंगे, चलिए, करंट ट्रैजेक्टरी suggested 43% more emissions than what is necessary to keep temperatures below 1.5 degree Celsius. So this is important. अब यहाँ पे who is the question लिखेंगे हम, who is the new president of Maldives? Who is the new president of Maldives? Answer is Mohammed Muizu. Answer is Mohammed Muizu. What is the answer? Mohammed Muizu. He is the new president of Maldives, right? The next thing is इंडिया की तरफ से कौन गया वहां पे? किरेन रिजिजू। ठीक है, उन्होंने हमारी वहां पर प्रेजेंस लगाई। उसके बाद रोहिंग्यास कौन है? हु आर रोहिंग्यास? एनीवन इन द चैट सेक्शन हु इज अ रोहिंग्या? कौन है रोहिंग्या? रोहिंग्या कौन से देश में से हैं? दे आर फ्रॉम म्यांमार एंड दे आर मुस्लिम्स हु आर फेसिंग persecution. Muslims facing persecution. अब ये लोग कहाँ पहुंचे थे? ये गए थे इंडोनेशिया। इस बोट पे बैठ के देख सकते हो, इनको वापस भेज दिया गया कि हम नहीं रखेंगे, बिकॉज ये वीजा लगवा कर नहीं आते, इनको मारा जा रहा है इनके देश में, तो इधर उधर देशों में जा रहे हैं। इंडिया में भी बहुत सारे आपको रोहिंग्यास मिलेंगे। अब यहाँ पे हम राइटर की बात करेंगे, A.S. बयात के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? A.S. बयात कौन है? इनकी डेथ हो गई है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं डाइड। और यहाँ पे जो हमारा वेरी फर्स्ट पॉइंट बनेगा, ही इज अ, हु इज शी और ही और शी है, ये भी मुझे नहीं पता चला, सॉरी, एक बार देख लेती हूँ। हैज डाइड ऑफ हर एज, शी लग भी रही है शी, ओके सॉरी, ठीक है। शी इज अ ब्रिटिश की ऑथर है और इन्होंने 1990 में बुकर प्राइज जीता था फॉर हर नॉवल पोजेशन। कौन सी नॉवल के लिए जीता था? पोजेशन के लिए जीता था। ओके जी, चलो आगे चलते हैं। म्यांमार जुंता डिटेन साइबर स्कैम रिंग लीडर्स। अब यहाँ पे एक बढ़िया सा माइंड मैप बनाएंगे म्यांमार के बारे में। आई नो हम म्यांमार के बारे में बहुत बार पढ़ते हैं, बट एक वन लास्ट टाइम, ठीक है। म्यांमार, देखिए म्यांमार जो है वो इंडिया की नेबरहुड कंट्री है और वहां पर क्या चल रहा है? कू चल रहा है। क्या हो गया था? कू हो गया था, चल नहीं रहा कू, तो हो गया था। कू इज फोर्सफुली
overthrowing गवर्नमेंट इन पावर। ठीक है, अब यहाँ पे जो इलेक्टेड गवर्नमेंट थी उसको फेंक दिया गया, तो यहाँ पर कौन आ गया? ठीक है, मिलिट्री हेड जो है, जिसको जुंटा बोलते हैं, ये मिलिट्री हेड इन पावर, जिसको ये जुंटा बोलते हैं। अब जुंटा, अब ये जो जुंटा है ये किसी की सुनता नहीं है, जुंटा ना सुनता, और जुंता नहीं है सुनता, तो यहाँ पर डेमोक्रेसी तो है ही नहीं। देयर इज नो डेमोक्रेसी, नो इलेक्शंस, लोगों की नहीं सुनी जा रही है यहाँ पर। ठीक है, और सिविल वॉर अलग से चल रही है, ग्रुप्स जो हैं आपस में लड़ रहे हैं, मिलिट्री के साथ लड़ रहे हैं, और चाइना के बॉर्डर पे भी ये लड़ाई चल रही है। अब यहाँ पे जो म्यांमार है उसकी बहुत ज्यादा बनती है, जुंता की किसके साथ बनती? जुंता की बनती चाइना के साथ। ठीक है ना, चाइना के साथ अच्छा बनता है। तो चाइना के बॉर्डर पे क्या चल रहा था? ऑनलाइन स्कैम चल रहे थे, ऑनलाइन स्कैम कंपाउंड्स थे, तो उसके अंदर जुंता ने कंपाउंड्स थे, जुंता अरेस्टेड 2 साइबर स्कैम रिंग लीडर्स, जो लीडर्स थे। ठीक है ना, चाइना वांटेड म्यांमार टू डू सो। ठीक है, म्यांमार किसकी जुंता किसकी सुनता? चाइना की सुनता। तो वहां पे साइबर स्कैम चल रहे थे, मतलब ऑनलाइन स्कैम चल रहे थे। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मैं आपको पढ़ाऊंगी एपेक के बारे में, दैट इज एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन। क्या है ये? एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन, एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन। ये क्या है? एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन। ठीक है, तो इसके अंदर सबसे पहला पॉइंट क्या आएगा? ठीक है, 21 मेंबर्स की इकोनॉमी, 21 मेंबर्स हैं इसके अंदर। नंबर 1 पॉइंट, ठीक है, प्रमोट्स फ्री ट्रेड थ्रू आउट एशिया पैसिफिक रीजन। ठीक है, इस्टेब्लिश कब हुई? 1989 में इस्टेब्लिश हुई थी। ठीक है, मेंबर्स ये हैं, बस ये बताना चाहिए। इंडिया इज नॉट अ मेंबर, ये लिख लो। चौथा पॉइंट आपका बनेगा, इंडिया इज नॉट अ मेंबर। उसके बाद यहाँ पर जापान पीएम रेजेस सीरियस कंसर्न अबाउट मिलिट्री। तो यहाँ पे ये मिले थे एपेक में और इन्होंने कंसर्न्स रेज करे कि भैया मिलिट्री के क्या इश्यूज हैं, ये सब बारे में बात हुई। सो गाइस, सितंबर के जो आपके करंट अफेयर्स हैं वो लाइव हो गए हैं। अगर आपको सितंबर के करंट अफेयर्स खरीदने हैं तो खरीद लीजिए, loggery.in पर जा सकते हैं, वहाँ पर आपको अवेलेबल करवाए गए हैं। पार्ट 1 तो डला ही हुआ है, पार्ट 2 भी डल जाएगा बहुत ही जल्द, आजकल में डल जाएगा, एंड पार्ट 3 भी जल्द ही डल जाएगा। उसके बाद अक्टूबर की करंट अफेयर्स भी आ जाएंगे। आई वाज नॉट वेल, इसलिए लेक्चर्स डिले हो गए, बट अब जो हैं जल्दी से मैं लेक्चर्स डाल दूंगी आपके, तो वहां से आप ले सकते हैं। मॉक टेस्ट भी CUT MHCT के अवेलेबल है, और कुछ चाहिए तो कमेंट में छोड़ जाना, मतलब कमेंट्स, आई विल टू रीड इट। दैट्स इट, एजुगिरी साइनिंग ऑफ। मिलेंगे कल, बाय, टेक केयर।